दुनिया। साउंड क्लियर? ओके। ऑल क्लियर? ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चौरसिया उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अभ्यास है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं आज चूंकि छठा सेशन है। कौन सा सेशन है? छठा या सिक्स्थ सेशन है ना। सिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, सिक्स मतलब ये छठा सेशन है, ठीक है। तो हम तैयारी कर रहे हैं महाटेट के लिए। कौन से? महाटेट बैच 2026 के लिए। और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको हिंदी। और आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो टोटल 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है? वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। मैं उपवाक्य का प्रकार बताना है। कौन सा प्रकार होगा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संबंध? कौन सा होगा? विच वन क्लियर? वह लड़का जो खेल रहा है, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। मैं उपवाक्य कौन सा होगा? कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण और संबंध। समझिए, पहले नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं। पहले एलिमिनेट कर, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहो तो इसमें से पहले वो भी निकाल सकते हो। जैसे कुछ आधार मैंने आपको बताया था, कुछ निर्धारण के तरीके होते हैं जिसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? यहां पे बात कर रहा है कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। अब मेरा भाई है मतलब बात किसकी हो रही है? भाई की कर रही है, भाई की बात हो रही है। और यहां पे बात कर रहा है, अब ये अगर बात करें तो किसकी है? विशेषता बता रहा है उस लड़के के बारे में जो खेल रहा है, जो खेल रहा है। तो ये कौन सा होगा? संज्ञा। संज्ञा तो हो नहीं सकता क्योंकि संज्ञा होता तो नाम होता, संज्ञा होता तो नाम होता है, संज्ञा नहीं है। तो बचा कौन है विशेषता बताने के लिए? सिर्फ ये। क्योंकि भाई क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। मेरा भाई, भाई मतलब इंसान की विशेषता बता रहा है, इंसान की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर संज्ञा होता तो वहां पे किसी ना किसी का नाम दिया होता। राइट, बिल्कुल राइट, राइट। अगला देखेंगे, जिसने मेहनत की वही सफल हुआ। मैं जिसने मेहनत की, इसमें कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और संबंध बोधक उपवाक्य। कौन सा होगा? कौन सा होगा? जिसने मेहनत की वही सफल हुआ। कौन सा उपवाक्य होगा? जिसने मेहनत की। अब सबसे पहले बात कर रहा है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण और संबंध। संबंध बताने की बात हो रही है क्या? संबंध तो नहीं है ना, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, तो संबंध नहीं, संबंध नहीं होगा।
संबंध नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा संबंध। ठीक है, दूसरा देखेंगे, पहला हम स्टार्ट से बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। तो संज्ञा उपवाक्य क्या कहता है? संज्ञा उपवाक्य कहता है किसी इंसान के बारे में। किसके बारे में? किसी इंसान के बारे में। तो यहाँ पे जो जिसने शब्द है ये किसी इंसान के लिए ही प्रयोग किया गया है ना। जो मेहनत कर रहा है वो कौन होगा? इंसान होगा। तो जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, इसीलिए जिसने मेहनत की वो कौन सा उपवाक्य होना चाहिए? संज्ञा उपवाक्य होना चाहिए। अब उपवाक्य क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बनी है, यहाँ पे दो वाक्य हैं। उपवाक्य क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो हैं। एक तो ये है कि जिसने मेहनत की, एक तो ये है जिसने मेहनत की, और दूसरा है वही सफल हुआ। तो दो उपवाक्यों से मिलकर इस वाक्य को पूरा किया गया है। अगर दो उपवाक्यों से मिलकर इसे पूरा किया गया है तो हमें यह बताना है कि जिसने मेहनत की इसमें कौन सा उपवाक्य हुआ। तो यहाँ पे बात हो रहा है वहां सफलता, यहाँ पे बात हो रही है सफलता की, और यहाँ बात हो रही है मेहनत की। लेकिन मेहनत करने वाला कौन होगा? इंसान होगा, मतलब जिसने मतलब किसी का नाम होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो करेक्ट कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। विशेषण भी नहीं होगा और क्रिया विशेषण तो हो गई नहीं, क्योंकि क्रिया की तो कहीं विशेषता ही नहीं बताई गई ना। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, राम ने सीता को फल दिया। इसमें सीता को है करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो आपको कारक पता होने चाहिए। तो 4 कारक तो आपके सामने ही दिए हुए हैं। टोटल होते कितने हैं? 8 कारक, है ना। टोटल कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। टोटल कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। अब 8 कारक में से हमने पढ़ा था क्या? सबसे पहला होता है कर्ता। कर्ता क्या करता है? कर्ता के साथ विभक्ति क्या होती है? ने। कर्म, दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। कर्म के साथ विभक्ति क्या होती है? को। होती है कि नहीं होती है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान के साथ क्या होता है? के लिए, को या के लिए। अपादान क्या होता है? अपादान होता है से अलग होने के अर्थ में, से लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है ना, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? करण। करण कारक क्या होता है? से या के द्वारा, मतलब ये होता है साधन के लिए प्रयुक्त। बता देंगे, अभी मैं बताऊंगा किसके लिए, है ना। ये होता है साधन के लिए प्रयुक्त। तो करण से या के द्वारा। अधिकरण क्या होता है? मैं या पर होता है, मैं या पर होता है। क्लियर है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में करण से या के द्वारा, अधिकरण में या पर। संबोधन भी होता है। संबोधन कौन होता है? रा री रे, मतलब आ री रे। और संबोधन होता है और एक और संबंध भी होता है ना, यहां लिख देते। संबोधन कारक क्या होता है? अरे प्रभु, मतलब किसी को अच्छे से सम्मान पूर्वक बुलाना। और लास्ट होता है संबंध, है ना। एक और होता है कौन सा? संबंध। पहले संबोधन लिख दिए, यहाँ पे संबंध होना चाहिए था, है ना। संबंध की बात करें तो संबंध क्या होता है? का, की, के। अब देखो, आप जो आपको दिया है शब्द, इतना देखने के बाद आपको देखना है अपना शब्द। शब्द में आपको दिया है सीता को। कहां पे को दिख रहा है? पहले ये देखो, कहां पे को दिख रहा है? सीता को। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट कर्म की बात तो यहां पे हो रही है, कर्म की बात तो यहां पे को दिख रहा है, को यहां दिख रहा है। लेकिन बात हो रही है राम ने सीता को फल दिया है, राम ने सीता को फल दिया है। तो एक्चुअली हमारा जो वाक्य होता है, हमारा जो वाक्य होता है, वाक्य किससे मिलता है? कर्ता से, फिर हमारा कर्म होता है और फिर क्रिया होती है। ये हमने संरचना मैंने आपको बताई हुई थी, है ना। वाक्य की संरचना मैंने क्या बताई थी? पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्या होता है? क्रिया। तो ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये दिया क्या हो गई? क्रिया। लेकिन यहां पे कर्म जो है वो दो हैं, एक तो सीता कर्म है और दूसरा फल कर्म है। सीता कर्म है और दूसरा फल कर्म है। इसके बारे में भी आपको बताया था कि एक प्रधान कर्म होता है और एक गौड़ कर्म होता है। प्रधान कर्म कौन होता है? निर्जीव होता है। और गौड़ कर्म कौन होता है? सजीव होता है। ये भी बताया था। प्रधान कर्म कौन होगा? प्रधान कर्म कौन होगा? जो सजीव हो, सॉरी, जो निर्जीव होगा, और गौण कर्म जो सजीव होगा। अब यहां पे जो बात कर रहा है, यहां पे किसकी बात कर रहा है? यहां पे गौण कर्म की बात कर रहा है। तो सीता को दिया, मतलब या फिर हम बात करें सीता के लिए भी दे सकते हैं, सीता के लिए भी तो दिया जा सकता है ना फल। तो सीता को फल दिया या सीता के लिए फल दिया, कौन सा कारक करेंगे? तो जब हम राम ने सीता को फल दिया का मतलब यहां पे देने से है। तो यहां पे दोनों हो सकते हैं, एक तो आप कर्म कारक भी लगा सकते हो और संप्रदान भी लगा सकते हो। याद रखना,
मैं क्या बता रहा हूं, आप कर्ता आपको दोनों लगा सकते हो, या तो कर्म भी लगा सकते हो, संप्रदान भी। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का जो मीनिंग है ना वो दोनों अर्थों में निकल रहा है। क्यों भाई, डायरेक्ट भी राम जी की बात करें तो एक इंसान ही थे ना, तो वो डायरेक्ट भी दे सकते थे, और दूसरा अगर किसी के हाथों भिजवाते तो ये बोलते राम ने सीता को फल दिया, मतलब कि किसी के हाथों भिजवाया तो राम ने सीता के लिए फल भिजवाया, ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि वाक्य तो ऐसे भी गलत नहीं होगा। तो यहां पे दोनों हो सकते हैं, यहां पे दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो चूंकि हमारा जो मिथ है वो कहते हैं कि राम ने खुद नहीं दिया था, जबकि किसी हनुमान जी से किसी और से भिजवाया था, क्योंकि वो चूंकि राजा थे, वो राजा थे तो खुद तो जाके देते नहीं थे, कौन, दूसरों से करवाते थे। इसलिए यहां पे जो प्राथमिकता दी उन्होंने प्राथमिकता दी किसको, संप्रदान कारक को। कौन से कारक को, संप्रदान को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाक्य का मीनिंग क्या निकाला है, उन्होंने कहा है कि राम ने सीता के लिए फल दिया। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर लगाएंगे आप क्या लगाओगे, संप्रदान कारक लगाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे, वह घर से आया मैं से का कौन सा कारक है। अभी हमने कारक पढ़े, 8 के 8 कारक हमने पढ़े। मैंने बताया कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में करण से या के द्वारा, यहां मिल गया, देखो करण, यहां मिल गया से, और यहां पे भी मिल गया से। लेकिन अब यहां पे जो हमारा मीनिंग है वाक्य का, वो कह रहा है घर से आया। घर से आने का मतलब हो गया घर से बाहर आया। और जब हम किसी चीज से अलगाव की बात करते हैं, मतलब जैसे घर से हम अलगाव की बात कर रहे हैं, अवेलेबल है क्या हिंदी स्पेशल बैच, अवेलेबल है क्या सर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हिंदी का स्पेशल बैच ही तो चल रहा है, हिंदी में ही तो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, है ना? बिल्कुल है ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, हिंदी में ही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो मैं हिंदी भाषी हूं इसलिए हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं। तो वह घर से आया, से कौन सा कारक है? अब बात कर रहे हैं से की। अभी मैंने क्या बताया आपको, जब से का अर्थ अलगाव के अर्थ में हो, अलगाव, जैसे घर से आया तो घर से निकल आया, घर से वो क्या हो गया, अलग हो गया, अलगाव हो गया घर से, तो वहां कारक कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। बात क्लियर है, अपादान कारक होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि करण कारक होता तो संबंध विभक्ति क्या आती, मैं या पर आती। अधिकरण होता करण कारक है, विभक्ति क्या होती, के द्वारा। यार क्या हो रहा है, लिख, हाँ, करण होता तो भी से या के द्वारा होता, लेकिन बात होती है कि जो करण कारक होता है वो दर्शाता है कारण को, साधन को, जिससे चीजें की जाए। लेकिन यहां पे कोई चीजें कर नहीं रहा है, वो स्वयं ही घर से निकल रहा है, स्वयं ही घर से आया है, तो अलग हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, अपादान। अधिकरण होता तो क्या होता, मैं या पर विभक्ति लगाई जाती। संबंध होता तो क्या लगाया जाता, का, की, के, ये लगे होते। इनमें से तीनों में से कुछ नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या है, आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई देख रहे हैं बस। ठीक है, देखते रहिए, उससे भी कुछ ना कुछ तो एग्जाम होगा ही। नेक्स्ट है, उसने मुझे किताब दी। उसने मुझे किताब दी में मुझे क्या है, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, अपादान है। कौन सा है बताइए? उसने मुझे किताब दी कौन सा है? उसने मुझे किताब दी कौन सा कारक होगा? कर्ता, कर्म, संप्रदान और अपादान, कौन सा होगा? उसने मुझे किताब दी। अब बात हो रही है मुझे की, तो दी किसने है? उसने, मतलब दूसरे इंसान ने। किसे दी? मुझे दी, मतलब मेरे लिए दी, है ना? मुझे दी या मेरे लिए, मुझे चाहिए थी उसने दे दी, मुझे चाहिए थी इसलिए उसने दे दी। तो सीधी सीधी बात है भाई, के लिए का संबंध हो रहा है। किसका संबंध हो रहा है? के लिए, मतलब मेरे लिए किताब दे दी उसने। तो आंसर क्या होगा? संप्रदान होगा, क्योंकि संप्रदान का अर्थ ही होता है दूसरे के लिए देने से, है ना? को या के लिए देने से होता है ना। संप्रदान का अर्थ मैंने क्या बताया था? को या के लिए। यहाँ पे मुझे की बात हो रही है तो डायरेक्ट लेने देने की बात हो रही है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि भाई कर्ता कर्म कारक भी तो हो सकता है। कर्म कारक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कर्म कारक वहां होता है जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। यहां पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं है। यहां पे बात हो रही है सामान्य लेन देन की, और लेन देन की बात होगी तो कारक कौन सा होगा? संप्रदान होगा या अपादान होगा। ठीक है, अब यहां पे तो संप्रदान ही है। तो अब अगला देखते हैं, वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। मैं बहुत शब्द क्या है? वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। मैं बहुत शब्द क्या है? बताइए क्या है?
बोलिएगा आंसर कौन सा है। और सी, किसका आंसर बोले आप, फिफ्थ का। हाँ बिल्कुल राइट, फिफ्थ का तो करेक्ट था। इसका कौन सा आंसर होगा बोलेंगे, इसका कौन सा आंसर होगा। वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। सबसे पहले हमें पता करना है कि बहुत क्या है, तो बहुत को अंडरलाइन कर लो, कर लिया। अब ये बताओ बहुत किसके बारे में बता रहा है, बहुत बता रहा है धीरे धीरे के बारे में, और धीरे धीरे बता रहा है बोलने के बारे में, और बोलना क्या है, क्रिया है, ये क्रिया है। और क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। बात समझ में आई। मैं क्या कह रहा हूं कि जो बहुत शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, धीरे की। क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं जैसे यहां पे लिख लिया मैंने, वह चलता है, वह चलता है, लिख दिया, तो क्या ये गलत है सेंटेंस, बिल्कुल वाक्य गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है ना, ये सही है। अब मैं बोलूं कि वह धीरे चलता है, मतलब जो धीरे है वो विशेषता बता रहा है ना चलने की। जो धीरे है वो किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है। अब इसकी भी विशेषता बताने वाला एक और शब्द निकल आया, बहुत। निकल आया कि नहीं बहुत। तो यहां से क्लियर क्या हुआ कि सब क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर। इसीलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। बात समझ में आ गई है ना। अगला, बालक ने गेंद फेंकी, वाक्य का वाच्य क्या है, बालक ने गेंद फेंकी, वाक्य का वाच्य। अब वाच्य पता करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वाच्य पता करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वाच्य कितने होते हैं पहले तो ये बताओ, वाच्य कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाक्य का वाच्य है ना, वाच्य 3 पढ़े थे ना हमने कौन कौन सा पढ़ा था, कृतवाच्य, दूसरा पढ़ा था कर्मवाच्य, और तीसरा क्या पढ़ा था, भाववाच्य। भाववाच्य यही पढ़ा था कि और कुछ पढ़ लिया था आप लोगों ने, यही पढ़ा था ना, क्या यही पढ़ा था ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुछ अलग तो नहीं पढ़ा किसी ने। कौन सा, कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा क्या, नहीं 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 नहीं, कर्मवाच्य नहीं होगा। सुमन, ये तो सही है, हाँ सुमन जी का सही है, कृतवाच्य होना चाहिए, बिल्कुल राइट, कृतवाच्य होना चाहिए। कैसे अभी बताते हैं ना। अब विभक्ति देखना है, क्योंकि वाच्य बात करता है विभक्तियों की, क्योंकि वाच्य क्या बताता है, क्रिया का प्रभाव। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया बोलती है कि अगर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो वाक्य कैसा होगा, कृतवाच्य होगा। अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो कर्मवाच्य होगा, और अगर क्रिया का प्रभाव दोनों पर में से किसी पर ना पड़े, दोनों पर मतलब कर्ता और कर्म दोनों पर ना पड़े, तो वहां पर होता है भाववाच्य। ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है कि बालक ने गेंद फेंकी, बालक ने गेंद फेंकी, तो फेंकने का जो फेंकने की क्रिया हुई, जो फेंका, थ्रो किया, क्रिया हुई, इसका प्रभाव किस पे पड़ा भाई, बालक पे ही पड़ा होगा ना। बालक ने फेंका है तो उसका हाथ मूवमेंट किया ना, उसका हाथ चला, उसके अंग हुए, उसके अंग हिले डोले इस काम को करने में, तो प्रभाव भी किस पे हुआ, क्रिया का, बालक पे हुआ। और बालक कौन है यहाँ पे, बालक कौन है बताओ, बालक करता है, बालक कौन है, करता है वाक्य का, तो वाक्य कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। बात समझ में आ गई, कृतवाच्य होगा। अगला देखेंगे, गेंद बालक द्वारा फेंकी गई, देखो उसी को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो उसी को बालक, गेंद बालक के द्वारा फेंकी गई, वाक्य का वाच्य क्या होगा, अब बताओ कौन सा होगा करेक्ट, बोलिए, रिप्लाई करेंगे। विच वन इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कोई नहीं, क्योंकि हमने अभी जस्ट अभी बताया मैंने कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब अगर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है तो वाक्य भी कर्तावाचक होगा, कृतवाच्य होगा। अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वाक्य कैसा होगा, कर्मवाच्य होगा। और अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म में से किसी पर ना पड़े तो वहां पर होता है भाववाच्य। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, बिल्कुल राइट। क्योंकि कभी भी आपने एक और, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक सीधा सीधा बताया था कि जहां पे जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ रखे होते हैं ना, आपने इंग्लिश में पढ़े हैं ना एक्टिव और पैसिव, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आपने इंग्लिश में, एक्टिव और पैसिव पढ़े हैं कि नहीं। तो आपने पता है एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य।
हमने एक तीसरा निजात किया है हमारी हिंदी में जिसको बोलते हैं हम भाववाच्य, है ना। तो अंतर कुछ नहीं है, ये समझने की बात है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वाक्य के अंदर क्या लिखा जाता है, के द्वारा शब्द का ऐड किया जाता है, के द्वारा शब्द का ऐड किया जाता है। तो अगर आपको ये पढ़ा हुआ है और अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा वाच्य होगा तो सिर्फ आप एक लाइन के द्वारा ही इसका आंसर लगा सकते हो कि अगर के द्वारा लिखा है तो वाक्य कैसा होगा, कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई गेंद थी और गेंद फेंकी किसकी द्वारा गई, बालक के द्वारा, लेकिन जो बालक के द्वारा ही फेंकी गई तो अब जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, बालक पे पड़ा, इसलिए कौन सा होगा, पैसिव वॉइस होगा। राइट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, मुझसे चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य होगा, बोलिए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और मिश्र वाच्य, कौन सा होगा? विच वन इज करेक्ट? मोनिका, प्रियंका, शुभांगी, ओके, टेल मी विच वन इज करेक्ट? मुझसे चला नहीं जाता, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और मिश्रवाच्य, विच वन इज करेक्ट? टेल मी, टेल मी, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपका बराबर सिर्फ आंसर नहीं करना है, अगर आपको कुछ डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप बेझिझक होकर बोलिए, ठीक है। जितना आप बोलेंगे तभी समझ सकते हैं ना। भाववाच्य, बिल्कुल राइट 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 राइट, बिल्कुल भाववाच्य होगा, क्योंकि हमने पढ़ाते टाइम लिखा था, मैंने पढ़ाते टाइम क्या बताया था कि अगर कहीं वाच्य पूछा गया है और वाच्य में नकारात्मकता दिखती है आपको, निषेधात्मक वाच्य दिखता, मतलब जो वाक्य है वो कैसा, वो निगेटिव मीनिंग देता, वो निगेटिव मतलब ना होने का, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। या फिर बात करें तो एक और शब्द मैंने प्रयोग किया था कि वहां पे मजबूरी या बेबसी दिखाई जाए, मजबूरी या बेबसी दिखाई जाए, तो वहां पर जो होगा वाच्य वो कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। बताया था कि नहीं? मैंने बताया था, अगर आपने क्लास ली होगी तो शायद आपको पता होगा, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, भाववाच्य। कि अगर भाववाच्य कहां होता है, जहां पर मजबूरी या बेबसी में काम किया जाता है, मजबूरी या बेबसी में काम किया जाता है, वहां पर हमेशा भाववाच्य ही होता है। ठीक है, अब एक और चीज बताई थी मैंने भाववाच्य, मैंने क्या बताई थी कि इसमें जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, कि क्रिया कैसी होती है, हमेशा पुल्लिंग में रहेगी। क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, हमेशा, ये भी बताया था मैंने, हमेशा पुल्लिंग में रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी, पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहेगी। ठीक है, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अनुसार रहेगी। अगला है, अतिथि का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों और नपुंसक लिंग, बताइए अतिथि का लिंग क्या होता है, अतिथि, अतिथि का लिंग कौन सा होता है, अतिथि का लिंग कौन सा होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बोलिए। आंसर कमा रहे हैं, पुल्लिंग होता है। अरे वाह यार, कौन हो यार आप, शुभम, क्या लिखा है, @ बिल्कुल राइट, सुनील निकम, राइट राइट राइट, बिल्कुल राइट, है ना, बिल्कुल यार, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा नहीं यार बंधु, दोनों होगा, अतिथि ना दोनों होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अगर सीधा बात करें तो इसको हम बात करेंगे उभयलिंग में काउंट करना चाहिए या नपुंसक में काउंट करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है इसको, वास्तविकता में हम दोनों में काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों दिया है इसलिए हम क्या बोलेंगे, दोनों। ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, याद रखना है, ठीक है। पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। सॉरी नहीं बोलना है यार, आप लोग बोलोगे तब मुझे पता चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। सॉरी थोड़ी बोलने के लिए हम बैठे हैं क्लास में, आप सिर्फ क्लास लो, पढ़ो और जो समझ नहीं आता उस पर रिएक्ट करो, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ने के लिए आए हो, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना, मेरा काम ही है आपको सुधारना यार, जो आपको नहीं आ रहा है वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। आगे देखेंगे, पानी शब्द है, तो पानी कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है और नपुंसक लिंग है, बताइए पानी कैसा शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, विच वन इज करेक्ट, टेल मी, कौन सा सही होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग? अभी तो आंसर सब लोग, नहीं पानी भी क्या, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी भी उभयलिंग होता है, पानी भी उभयलिंग ही होता है, क्योंकि दोनों तरीके से पानी पिया भी जाता है, पानी पिया ही जाता है। तो अगर हम बात करें ना तो मोस्टली तो पानी को हमेशा पुल्लिंग में लेना चाहिए, पानी को कैसा लेना चाहिए, पुल्लिंग में लेना चाहिए, हमेशा कैसा लेना चाहिए, पुल्लिंग में, क्या सी मैंने टिक कर दिया तो आप लोग टिक करोगे क्या, गलत ना यार, ऐसे नहीं करना सिर्फ,
कौन है? शिवराज। ऐसे नहीं करना है ना, पानी हमेशा पॉजिटिव रहता है भाई, पानी हमेशा कैसा रहता है? मेल ईगो को दिखाता है। किसको? मेल ईगो मतलब इंसान, सॉरी मेल ईगो मतलब पुल्लिंग को दिखाता है। किसको दिखाता है? पुल्लिंग को। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग कैसे टिक करते हो, मैं टिक करूंगा तो ऐसे मार देंगे क्या? कैसे समझाइए सर? पानी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। देखिए पानी के साथ आप कुछ भी लिखो, पानी ना, पानी के साथ आप सेंटेंस कुछ वाक्य बना लो, ठीक है? जैसे पानी पिया जाता है कि नहीं है? पानी पिया जाता है। अगर लड़की होती तो क्या होता? मतलब अगर स्त्रीलिंग होता तो जाति होना चाहिए था ना। समझ गए बात को? बात समझे? ट्रिक, हाँ ट्रिक बता दिए, लो समझ लो। ट्रिक कोई बड़ी बात है क्या? हर चीज का ट्रिक होता है भाई, समझने की बात है, बस समझ लिए। जैसे अगर एक, मैं यहां पे एक और चीज देखता हूं, मान लो लड़का है, ये पुल्लिंग है कि नहीं है? पुल्लिंग है ना। और अगर मैं यहां पे लड़की लिखूं तो ये स्त्रीलिंग है, कंफर्म? ओके। अगर लड़का है तो क्या होगा? जाता है, और लड़की है तो क्या होगा? जाती है। सही है ना दोनों? ये दोनों कैसे हैं? राइट ना। तो अब एक बात बताओ, पानी के साथ पिया जाता है ये सही लगेगा, या पानी के साथ पिया जाती है ये अच्छा लगेगा? आप बताओ बोलने से। सर पानी में ओ पानी ओ, सर पानी पुल्लिंग में आएगा, आए ना ओ बड़े, ओके। लेकिन सर पानी लिखा है ना, सिर्फ, हाँ सिर्फ पानी लिखा, बिल्कुल। अरे यार देखो ये छोटी सी बात है, हर जगह पूरा नहीं लिखा जाएगा। क्यों भाई, पूरा क्यों लिखेंगे? उनको यही तो आपको चेक करना है। आप शिक्षक बनने वाले हो तो यही लेवल का तो आपको नॉलेज उनको चेक करना है। अगर सिर्फ पानी लिखेंगे तो वो पूछेंगे ना चौथे पांचवी क्लास के बच्चों से, आपसे क्यों पूछ रहे हैं? आपसे उनका पूछने का पर्पज ये कि आप कितना, आपका लेवल क्या है समझने का, है ना? आपका लेवल क्या है? जैसे आपने देखो लेवल पढ़े होंगे, आपने शिक्षक, आप बीएड वगैरह करके रखे होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा 3 लेवल होते हैं हमारे सोचने के, होते हैं कि नहीं होता है? एक रट्टा मार होता है, फिर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और फिर एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि नहीं? हाँ 3 लेवल पढ़े हैं ना आपने 3 लेवल पढ़े होंगे साइकोलॉजी वगैरह में। थोड़ा कौन कौन सा? एक मेमोरी लेवल, फिर दूसरा उससे ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। आप पता है कौन से लेवल पे आ गए हो? आप आ गए हो रिफ्लेक्टिव लेवल पे। समझो, मेमोरी लेवल कहता है कि शब्द लिखा है सीधा पढ़ लिया। जैसे बच्चों को दो बोलते हैं ना, बच्चों को आपने क्लास में देखा होगा तो क्या पढ़ाया जाता है? बड़ा पा बड़ी नी पानी, छोटा जा छोटा ला जल। लेकिन आपका क्या हो गया लेवल? फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि हमने कुछ देखा और कुछ समझ लिया। जैसे पानी देखा तो हमने सोचा नदी में भी ऐसे ही पानी होगा क्या, समुद्र में भी ऐसे ही पानी होगा क्या, तो ये समझने वाली बात हो गई। लेकिन जब उसी पानी को पानी देख के आप बहुत सारे विचार अपने मन में समझ लो और उनका उपयोग करने लगते हो, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और यहां पे आपका ट्रिक ही तो बताया, और कौन सा ट्रिक बता दूं? यही तो ट्रिक है भाई, शब्द के आगे कुछ जोड़ के देखो ना। अगर हमें शब्द ढूंढना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ किसी भी क्रिया को चिपका दो, किसी भी क्रिया को, आना जाना खाना पीना कुछ भी लगा दो, ठीक है? आना जाना खाना पीना कुछ भी लगा दो, उससे मीनिंग आपको पता चल जाएगा। समझ गए? उससे पता चल जाएगा आपको मीनिंग। अगर मीनिंग अच्छा सार्थक निकलता है, वही पुल्लिंग, वही उसमें लिंग हो जाएगा, ठीक है? और भी देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन मत लीजिए, और भी देखेंगे शब्द तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्या होता है ना, कभी कभी एक शब्द देखने से शायद दिमाग में थोड़ी भ्रम होता है, और खास करके अब आप लोगों के लिए भाषा अलग है, इसलिए शायद थोड़ा सा अडेप्टेशन में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेक परफेक्ट, आप प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, और प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम जरूरी होता है थोड़ा देना। क्लियर है बात? आगे देखेंगे। जैसे मैंने क्या बताया कि आप उसके साथ कोई भी क्रिया लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पानी के साथ जाता है क्रिया लगाई, क्योंकि अब पानी को क्या है, पहले एक चीज बताओ, पानी को पिया ही जाएगा ना, पानी को बहाया जाता है। लो देखो दूसरा मन क्या, पानी से कपड़े धोए जाते हैं, पानी को बहाया जाता है, पानी पिया जाता है, तो कहीं जाती है शब्द नहीं आ सकता पानी के साथ? बताओ आ सकता है क्या? किसी भी वाक्य में आप पानी का प्रयोग करके देखो और उसके साथ कोई क्रिया लगा दो। क्रिया अगर मेल में देगी, मतलब पुल्लिंग में अनुवाद देगी, तो वो उसका पुल्लिंग मीनिंग निकलेगा, और अगर स्त्रीलिंग में अनुवाद करेगी तो स्त्रीलिंग निकलेगा। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे आप। और भाई और भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो मैं और सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसके आधार पर, तो आपकी बिल्कुल रनिंग में हो जाएगी, ठीक है? और ज्यादा क्वेश्चंस ले लेंगे नेक्स्ट टाइम, इससे तो ज्यादा हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं माता और पिता, ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़े होंगे, मेरे से पहले ही आप लोगों ने पढ़ के रखे होंगे समास। तो माता और पिता किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। गिव मी आंसर, बताइए कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट होगा? बी, द्वंद्व। कैसे पता सुनील जी, कैसे पढ़े हैं आप समास को, बताइए। बिल्कुल राइट, राइट शुभांगी जी, सुनील जी बिल्कुल राइट है ना।
क्या होगा आंसर? आंसर यही होगा। कौन सा? द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व किस में होता है? द्वंद्व मैंने दो ही चीजों में बताया था आपको, या तो विपरीत होते हैं, या तो शब्द कैसे होंगे? विपरीत होंगे, या फिर एक दूसरे के पूरक होंगे। या तो विपरीत होंगे या एक दूसरे के पूरक होंगे। यहां पे पूरक शब्द का भी अर्थ अगर बात करें तो विपरीत से ही होता है। जैसे बात करूं, दिन और रात अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और पूरक भी होते हैं। पूरक का मतलब होता है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे माता के बिना पिता की कल्पना नहीं की जा सकती, या पिता के बिना माता की। अब बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग में सवाल नहीं लाना फालतू के, आप लोग भाई टीचर की तैयारी करो, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सवाल मत करना कि अगर कोई नहीं रहा तो नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसे ही नहीं आए होगे, मतलब आप अगर पृथ्वी पे आए हो तो आपके माता और पिता उस टाइम तो दोनों थे ना, समझे बात को? ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट है ना, राइट राइट। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमुख कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? बताएंगे चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? बोलिए, कौन सा समास होगा? नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है ना, आप लोग बताते नहीं है, ब्लर होता है तो बता दिया करें। ये बी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि जैसे मराठी में तो, ती, ते लगाते वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मराठी में वो जो ताती ते लगाते हो ना, वो काल में लगाते हो। काल, काल पढ़े ना आप लोगों ने, समय बोलते जिसको हम लोग, है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। आप वर्तमान काल में लगाते हो, वर्तमान में लगाते हो, है ना। हाँ बिल्कुल राइट, वही जो आप पकड़े हो ना वो सही पकड़ो, वही लगाना है एक्चुअली आपको, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं। अब यहां पे बात करें चंद्रमुख की, इसका आंसर देना है सबको, ठीक है। चंद्रमुख में समास कौन सा होगा? चंद्रमुख का अगर हम अनुवाद करेंगे या विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख किसका है? चंद्रमा के समान मुख किसका है? आपका क्या नहीं है क्या? कि है? पब्लिश होने वाली है सर। अरे आपकी हिंदी बुक, अरे हिंदी बुक आने वाली है भाई, दे दिया है मैंने कंटेंट, इस वीक में आ जानी चाहिए। अब वो पब्लिकेशंस वाले हैं ना, वो तो थोड़ा टाइम लेंगे ना, अपन ने उनको दिया है, ठीक है। और अगर बुक उसके पहले, बुक के पहले भी आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम दे देंगे। एक्चुअली मैं भी नहीं चाहता आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो, आपके पास कंटेंट पीडीएफ में जरूर पहुंचेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर जब बुक आ जाएगी तो बुक तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। ओके तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, क्लास में पार्टिसिपेट करना। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, याद रखिए। सिर्फ सवाल कॉपी में लिखने से नहीं होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लिखो, क्यों लिखना, क्यों लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो यार एक चीज बताओ, अगर आप क्विज़ को एग्जाम में लिखो, पेपर में लिखोगे, फिर इनको रटोगे तो सबसे बड़े बुड़बक मतलब मूर्ख कहलाओगे आप। आपको, आप ऐसे नहीं हो, आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो। आपको एक रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग होनी चाहिए। कैसा? हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को 4 बार देख लेंगे। अरे एक बार ही तो देख रहे हैं ना 1 पे, दूसरी बार हम 2x पे देखेंगे। अब तो YouTube ने 3x भी डाल दिया है, हम 3x पे प्लस करके देखेंगे। 1 घंटे का वीडियो 20 मिनट में कंप्लीट, रिवीजन फटाक से हो जाएगा, जरूरत ही नहीं मेहनत करने की। समझ में आ गई बात? तो करना क्या है, हाँ ओके तो आपको समझना क्या है कि चंद्रमा के समान मुख किसका है? पहले तो ये बताओ किसका है चंद्रमा के समान मुख? तो चंद्रमा के समान मुख किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है। तुलना करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। और जहां पे तुलना की जाती है तो वहां पे हमेशा कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में एक और चीज मैंने बताई थी, उपमेय उपमान का बोध होता है और विशेषण विशेष्य का भी बोध होता है। किसका? एक बताया था विशेषण विशेष्य का, विशेषण विशेष्य का बोध होता है, और दूसरा होता है उपमान उपमेय का, उपमान उपमेय का, ठीक है, इसका भी बोध होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पूरे, मैं पूरे नहीं बता रहा हूं, ऐसे हर जगह अपन चलेंगे ना तो बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिस जितनी की है उसमें ही समास को कितनी बार ही बता दिया है ना। बार बार अगर हम समास समास करते रहेंगे, अव्ययी भाव बार बार लिखेंगे, बार बार तत्पुरुष लिखेंगे, तो आप ही बोर हो जाओगे कि सर ये तो पढ़ लिया था, बार बार क्या ही पढ़ेंगे, है ना। आगे देखेंगे, इसलिए बेस्ट होगा कि नीलकंठ का समास क्या होगा, बताइए। अब बोलिए, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? बोलिए, रिप्लाई करेंगे सब लोग, कौन सा समास होगा? विच वन इज करेक्ट? अरे डिलीट नहीं करना है कुछ भी बोल के यार, क्यों इतना सोचते हैं आप लोग? रिट्रैक्टिव क्यों इतना लोड लेते हो यार?
आप सिर्फ बोलो, मैं आपके बोलने का वेट करता हूं। आप बोलोगे ना तो मुझे क्लैरिटी होगी कि आपको क्या समझ नहीं आया। जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है आप क्या समझना चाहते हो तो मैं कितना ही बोलूंगा, है ना। ठीक है, बहुब्रीहि समास, राइट राइट, बिल्कुल राइट, बहुब्रीहि समास ही होगा, बिल्कुल राइट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों नहीं होगा? नीलकंठ कहता है, नीलकंठ का मतलब कौन है? भगवान शिव से है। किससे है? भगवान शिव से है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? इसका विग्रह आएंगे, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। और हमने पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था आपको समास में, तो मैंने उसमें बताया था कि जहां पर जो शब्द लिखा हुआ हो, जो वाक्य लिखा हुआ हो और उसका अर्थ उस लिखे हुए से कुछ भिन्न आए, भिन्न मतलब अलग आए, दूसरा आए, तो वहां पे हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होता है। समझ में आ गई बात? आगे देखेंगे, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? बताइए, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास? बिल्कुल नहीं होगा, अभी पढ़ लिया था द्वंद्व। तो द्वंद्व मतलब पूरक या फिर विपरीत, ये तो है नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात करेंगे बहुब्रीहि, तो पुस्तकालय का मतलब क्या कुछ और भी होता है? नहीं होता है, मतलब बहुब्रीहि भी नहीं होगा। तीसरा बचा अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास होगा क्या? अव्ययी की परिभाषा ही मैंने आपको बताई थी कि किसी शब्द के शुरुआत में या प्रारंभ में अगर आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर दिखता है तो ही वहां अव्ययी भाव समास होगा। क्या बताया था मैंने? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में क्या दिखेगा आपको? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, ये शब्द दिखेंगे तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। यहां पे नहीं दिख रहा है, बचा कौन सा? तत्पुरुष समास। मीनिंग एक्चुअली इसका क्या निकलता है? पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तक के लिए, पुस्तकों के लिए आलय। आलय का मतलब होता है भवन से। आलय का मतलब किससे है? भवन से। तो जहां पे के लिए आ गया मतलब कौन सा आ गया? संप्रदान आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और संप्रदान कारक कहां होता है? तत्पुरुष में होता है, क्योंकि तत्पुरुष में 6 होते हैं। बात समझ में आ गई? तत्पुरुष में कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। पानी आ गया क्या? तो अब यहां पे अगर कुछ और भी देखना है तो भी बात देखते, जैसे हम बोलते यथाशक्ति, एक एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वर्ड ही पूछा जाता है। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार। शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार? आपकी शक्ति के अनुसार, हमारी शक्ति के अनुसार, मेरी शक्ति के अनुसार। कम होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों का। कोई बात नहीं, मेरा इंटरेस्ट बराबर पढ़ाने पे है। राम के समान वीर, राम के समान जो वीर है, इसमें कौन सा समास होगा? अब समास होने का मतलब कौन सा समास पद इसकी जगह प्रयोग किया जाएगा, कौन सा सामासिक पद इसकी जगह प्रयोग किया जाएगा? राम के समान वीर। तो राम के समान वीर मतलब रामवीर गलत हो जाएगा यार, क्या बोल रहे हो? है क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, राम समान, ये तो शब्द ही जोड़ के बनाया गया, राम प्लस समान मतलब राम समान, गलत। ये होगा करेक्ट क्या? रामवत। वत का मतलब होता है समान वीर होना। मैंने क्या बताया, जब शब्दों को जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ शब्द क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं या कुछ का अर्थ बदल जाता है। तो यहां पे मैंने इतने बड़े शब्द मतलब समान वीर की जगह सिर्फ क्या जोड़ दिया? वत जोड़ दिया, तब ये बना समास। क्योंकि समास में हमने पढ़ा था कि जो समास विग्रह होता है, और समास क्या होता है? संक्षिप्त शब्द होता है। विग्रह का संक्षिप्त रूप ही समास कहलाता है। पढ़ा था ना, ये सब पढ़ा हुआ था। अगला देखेंगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आंखें, जो आंखें शब्द है ये क्या है? कर्ता है, कर्म है, अधिकरण है या संबंध है? बताओ। आंखों में, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसने आंसर दे दिया मजा आ जाए, मान जाऊंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। जिसने ये रिप्लाई किया बताइए कौन सा होगा? Which one is correct? Tell me. डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बात नहीं कर, समय बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे कंटिन्यू। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखें क्या है? अब यहाँ पे जब कर्ता, कर्म, अधिकरण और संबंध दिख रहा है, मतलब बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है कारक की। किसकी बात कर रहा है? कारक की। अब हमें कारक चेक करना है, तो कारक के लिए हम देखेंगे क्या? विभक्ति देखेंगे वाक्य में।
क्या देखेंगे? विभक्ति। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, बहुत सारे तरीके बदलने पड़ेंगे। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पे जो बात कर रहा है विभक्ति, तो विभक्ति में क्या आता है? विभक्ति कहां पे दिख रही है? यहां पे सिर्फ एक ही जगह विभक्ति दिख रही है, कौन सी? मैं। अब मैं विभक्ति किसके साथ लगी है? आंखों के साथ। तो मैं विभक्ति कहां पे लगाई जाती है? मैं विभक्ति लगाई जाती है हमेशा अधिकरण में। अधिकरण के साथ क्या लगाया जाता है? मैं या पर लगाया जाता है, पढ़ा है आप लोगों ने। अधिकरण के साथ लगाया जाता है मैं या पर, तो इसलिए आंसर भी क्या होगा? अधिकरण होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। वह दौड़कर आया। मैं दौड़कर, दौड़कर क्या है? वह दौड़कर आया। अब यहां पे देखो, वह मतलब क्या हो गया? कर्ता हो गया, और आया मतलब क्या हो गया? क्रिया। लेकिन अब बात कर रहे हैं दौड़कर, रन करके आया। दौड़कर मतलब रन करके आया, रनिंग करके। तो अब बात बताओ, आया है, आया मतलब कम। तो भाई साहब अब इसमें क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, अव्यय होगा या कृदंत होगा? बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। क्यों होगा क्रिया विशेषण? क्यों होगा क्रिया विशेषण? आप लोग थोड़ा सा बताओगे। आप लोग क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग जितना रिप्लाई करोगे ना मेरी बातों का, मुझे उतनी क्लैरिटी मिलेगी, और उतनी क्लैरिटी से आप लोगों को चीजें डिलीवर कर पाऊंगा कि हाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बी, क्रिया विशेषण नहीं होगा। क्रिया विशेषण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। दौड़कर खुद एक क्रिया है, दौड़ना क्रिया होती है। आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, रन। रन क्रिया, रन क्रिया है या नहीं? पहले तो आप ये बताओ मुझे। देखो रन क्रिया है कि नहीं है? रन क्रिया है ना, रन वर्ब होती है ना इंग्लिश में, तो हिंदी में दौड़ना भी तो क्रिया होगी, तो आंसर नहीं होगा। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जितना रिप्लाई करोगे उतना अच्छा रहेगा। रिप्लाई जरूर करना है इसलिए, ठीक है। ए क्रिया, अरे यार क्रिया बस होगी तो ये आया क्या होगा? आना भी तो कम मीन्स होता है, आना भी तो कम मीन्स होता है, तो ये भी तो क्रिया है। फिर कैसे हो सकता है बताओ? पहले कैसे हो सकता है? दो दो क्रियाएं हैं, अब कैसे होगा? क्या होगा? और बोलिए, बोलो। अब तो दो ही बचे, अब तो कोई ना कोई होगा ही दो में से। एक और तुक्का मार दीजिए, एक और लगा दीजिए कोई। देखते हैं वो करेक्ट निकलता है कि नहीं निकलता है, चेक करेंगे। ऐसे पढ़ाने में मजा आता है यार। क्या क्रिया होगी? ना तो क्रिया होगी ना क्रिया विशेषण होगी। देखो यार हमने एक चीज, जब हम पढ़ रहे थे क्रिया के बारे में, मैंने धातु रूप पढ़ाए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे, आप शायद नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, दौड़कर, दौड़ना क्रिया होती है ना? दौड़ना क्रिया होती है। दौड़ना क्या है? ये क्रिया है। ये किससे बनी है? ये बनी है दौड़। अब चलो नहीं पढ़ा जिसने वो यहां पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहीं से चीजें क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो दौड़ मतलब क्या है? ये है धातु। ये क्या है? धातु। जब इसके साथ ना लग जाता है तो ये बन जाती है क्रिया। मतलब धातु के मूल रूप में ना जोड़ने से बन गई क्रिया। तो ये जो धातु है, ये जो धातु है, इसके साथ ना जोड़ने से क्या बन गई? क्रिया। इसको हम बोलते हैं मूल धातु। क्या बोलते हैं हम? मूल धातु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मूल धातु बोलते हैं। अब मूल धातु बोलते हैं तो ये क्या है? कृत है, कृदंत है। अब जब इसके साथ हम कर वगैरह जोड़ते हैं, कर या करके जोड़ देते हैं, तो ये बन जाते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या बन जाते हैं? कृदंत बन जाते हैं। आंसर करेक्ट क्या होगा? कृदंत होगा, क्योंकि धातु के मूल रूप में, मतलब दौड़ में हमने क्या करा? जोड़ा है शब्द। जब धातु के मूल रूप में जोड़ के हम कुछ नया बनाते हैं तो वहां होता है कृदंत। लो यार, अरे गलत। अरे प्रियंका जी ने सही आंसर दिया था यार, पढ़ लिया था क्या आपने? पढ़ के आए हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छा लगता है आप लोग एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, बहुत अच्छा रहता है ना। बहुत करा करें। गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट बात करेंगे, खाया हुआ भोजन में खाया हुआ क्या है? बताओ, खाया हुआ भोजन में खाया हुआ क्या है? क्रिया है, विशेषण है, कृदंत विशेषण है और अव्यय है। बताइए कौन सा है? क्रिया। कैसे? क्रिया कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा। और कोई? फर्स्ट तो नहीं होगा। और कोई? फर्स्ट तो नहीं होगा। चलिए देखेंगे, खाया हुआ भोजन, बात हो रही है भोजन की। किसकी बात हो रही है? भोजन की हो रही है। अब भोजन की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन यहां पे जो खाया हुआ है,
क्या ये पूरा क्रिया है? नहीं यार, पूरा क्रिया नहीं होता है, खाना क्रिया होती है। क्रिया क्या है? खाना है। और खाना के साथ जब हम कुछ और जोड़ देते हैं, मतलब खाना क्रिया है लेकिन खाना का जो मूल धातु है वो क्या है? खा है। और इसके साथ जब हमने ना जोड़ दिया, मतलब ये है जो वो क्या है? धातु है, मूल धातु। याद रखना है आपको, एग्जाम में कभी भी पूछ भी सकता है ना कि धातु के साथ ना जोड़ने से बन गया खाना, बनाना। लेकिन यहां पे खाना भी नहीं लिखा है, लिखा हुआ है खाया हुआ, खाया हुआ। तो धातु के साथ हमने एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी, इसलिए बना है यहाँ पे कृदंत विशेषण। कौन सा विशेषण? कृदंत। जस्ट अभी पीछे हमने यही तो बताया है आपको, धातु के मूल रूप में चीजें जोड़ दी जाती हैं, धातु के मूल रूप में जोड़ेंगे, अगर ना जोड़ते हैं तो क्रिया बनती है, और अलग शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? कृदंत बन जाएंगे, कृदंत विशेषण बनेगा। ठीक है, हाँ राइट, कृदंत विशेषण होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे, पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं पुनरुक्ति अलंकार है। कौन सा? यमक अनुप्रास, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे चलिए बताइए कौन सा होगा? यमक अनुप्रास। कौन सा करेक्ट होगा? यमक अनुप्रास, पुनरुक्ति और उपमा। विच वन इज करेक्ट? इसका रिप्लाई जो करेगा ना, मान जाऊंगा मैं। बताइए, इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थर्ड, ओके। और कोई रिप्लाई? ओके, और यहां पे देखो यार, माई मिस्टेक, मेरी गलती है। क्या आपको पहले से ही यहां दे दिया है पुनरुक्ति अलंकार? तो जरूरत क्या है? आपको पहले से ही यहां दिख रहा है पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति ही होगा। बात कर रहे हैं समझने की, है ना? ठीक है, समझते हैं इसको। पढ़ते पढ़ते का मतलब क्या है? यहाँ पुनरुक्ति अलंकार कहाँ होता है? पुनरुक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर शब्द एक से ज्यादा बार, पुनः उक्ति का मतलब होता है एक से ज्यादा बार प्रयुक्त होना। तो बिल्कुल प्रयुक्त हुआ है, पढ़ते पढ़ते 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है। 2 बार शब्द प्रयोग होने के साथ साथ एक और कारण क्या होना चाहिए? उसका अर्थ भी समान होना चाहिए। मतलब दोनों बार पढ़ते का मतलब, पढ़ते लिखा है ना, तो पढ़ते ही मतलब है, अलग तो बदला नहीं है। तो जहां पर शब्द क्या हो? एक से ज्यादा बार प्रयोग हो और उसका अर्थ ना बदले और उसका अर्थ भी समान रहे, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये बताना था, समझे बात को? ये था। मी चालो, राइट। सर ऐसा एग्जाम में होना चाहिए। कैसा एग्जाम में होना चाहिए साहब? कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा एग्जाम में होना चाहिए? कुट्ठे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का मुझे। वह घर आया और सो गया, अगला वाक्य है, वह घर आया और सो गया में और शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और निपात। बताइए कौन सा होगा? ये पढ़ा था ना ऐसा। मूड ऑफ हो गया आपका यार। क्या हो गया भाई साहब, मूड ऑफ आपका क्यों हो रहा है? ये कौन है? @MS7 क्वेश्चन में ही आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में ही आंसर होना चाहिए। बेटे आपको एक चीज पता है, अभी अगर क्वेश्चन में भी आंसर होगा ना तो भी आप गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डाउट रहेगा, अरे ये हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में दिया है मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, राइट, ठीक है। कौन सा थर्ड होगा? संबंध बोधक। कौन सा होगा? समुच्चय और संबंध? नहीं, आंसर होगा समुच्चय बोधक। कौन सा होगा? समुच्चय बोधक। संबंध की बात भाई इंसानों से की जाती है, संबंध की बात इंसानों से की जाती है जब एक चीज का दूसरे से संबंध हो। यहाँ पे चीजें दिख रही हैं क्या? कुछ नहीं दिख रही है, तो संबंध बोधक नहीं होगा। वह घर गया और सो गया, एक तो वाक्य ये हो गया और दूसरी बात है कि सो गया। वह घर गया और वह सो गया। अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हम यही बोलेंगे कि वह घर गया और वह सो गया, घर गया और वह सो गया। तो जब हम दोनों वाक्यों को एक साथ लिखे तो हमने क्या करा कि बीच में और लिख दिया और दोबारा जो वह लिखना था, जैसे यहां पे लिख ही देता हूं, वह घर गया, वह घर गया और वह सो गया, घर गया और वह घर गया और वह सो गया, और वह सो गया, ऐसा हुआ। अब जब इस वाक्य में से हमने क्या करा, जब इस वाक्य में से अब जब इस वाक्य में समझो कि मैंने ये और लिखा है ना, ये और लिखा है ताकि ये वह हट जाए, हमने यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ा। सर सीटेट दोनों पेपर क्लियर,
अरे बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, आपके क्लियर है, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। क्लियर है आपके तो बहुत अच्छी बात है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कोमलवाड़ी कैसे हो सकती है हमारी, भाई हम लड़के हैं यार, वैसे ही आवाज़ खतरनाक रहती है कि नहीं। ठीक है, तो वह घर गया और वह सो गया, वह घर गया और वह सो गया। तो एक बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है तो वाक्यों में संबंध तो होगा नहीं, निपात भी नहीं होगा। निपात का मतलब मैंने बताया था, जब किसी को प्रेशराइज होता है, प्रेशराइज किया जाता है चीजों के लिए, मतलब तुम ही हो, मुझे उस रात मारने वाले तुम ही हो। जहां पे ही हो मतलब ये ही की बात क्या होगी कि तुम्हारे लिए ही ये बात की जा रही है, वहां पे होता है निपात। यहाँ पे निपात नहीं है, संबंध नहीं है। विस्मय वाली तो बात ही नहीं, विस्मय आदि होता तो वहां पे ऐसा कहीं ना कहीं हमको चिन्ह दिखता, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट कौन सा होगा, समुच्चय बोधक। क्यों, क्योंकि ये दो वाक्यों का समुच्चय है। किसका, ये दो वाक्यों के समुच्चय को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई। मेरा बताने का कुछ अलग मैं आपको बताने का मेरा पर्पस कुछ अलग रहता है एक्चुअली, समझ गए बात को। कल रिजल्ट आया है ना, ओके, बहुत बहुत अच्छी, बढ़िया। क्या स्कोर किया फिर ये भी बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपने सीटेट निकाला है यार, बहुत बढ़िया। सेंट्रल लेवल से आप निकाल लेते हो तो आप अदर एग्जाम के लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन है, केवल राम ही आया, केवल राम ही आया। अभी जस्ट बताया कि जहां पे इस तरह का शब्द दिखे कि सिर्फ मतलब फोर्सफुली बोला गया है कि सिर्फ वही आया है, वहां पे होता है निपात। वहां पे क्या होता है, निपात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निपात। लो, अब इस ऑप्शन में टाइम ही नहीं लगा क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था, पहले पढ़ लिया, इसमें हमें ध्यान आ गया, हमने फट से लगा दिया। समझ गया बात को। क्वेश्चन को करने की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग टाइम पे, समझ गए ना। जैसे मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको बताया था कि अगर संधि होती है तो संधि में दो ही तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, या तो संधि की परिभाषा से या संधि की संरचना से। शब्द है तो परिभाषा से बात करेंगे और विग्रह है तो संरचना आधारित कर लेंगे, है ना। निपात, बिल्कुल। MS गीला का, समझा नहीं सर मैं आपकी बात। नेक्स्ट है, वह ना केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है। यहां पे बल्कि शब्द का प्रयोग किया गया है, किसका, बल्कि का। अब बताओ ये बल्कि क्या है, अव्यय है, समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक है, निपात है या क्रिया है, कौन सा है। क्या बोला उसने, वह ना केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है। इसमें बल्कि शब्द जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, अव्यय है, समुच्चय बोधक है, निपात है या फिर क्रिया है, कौन सा होगा, बोलिए। विच वन इज करेक्ट। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे साइड से, आप लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। और अभी आगे की तैयारी करिए, क्योंकि सिर्फ सीटेट तो ये क्वालिफाइड एग्जाम होते हैं। आप टेट कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, क्वालिफाइड है, लेकिन मेन सब्जेक्ट भी तो होता है ना हमारा, है ना, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा इसका भी रिप्लाई करना है यार, आपको आंसर देना है, तभी ना जाके मुझे पता चलेगा कि आप सोच क्या रहे हो क्वेश्चन के लिए। मुझे कैसे पता रहेगा आप क्या सोच रहे हो, बोलना है ना, इसलिए। ठीक है, वह ना केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है। अभी जस्ट मैंने पहले क्या बताया आपको कि यहाँ पे कहाँ गया वो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो पीछे जाना है ना। हाँ, ये नहीं था, ये था। यहाँ पे मैंने और शब्द का प्रयोग किया था, क्यों, क्योंकि दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ा गया। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सेम यहाँ पे भी देखो वही कंडीशन है कि वह मन ना केवल पढ़ता है, एक तो ये वाक्य हो गया, बल्कि जोड़ दिया, और बीच में क्या है, लिखता भी है, मतलब ये अलग, एक तो वो ये एक्टिविटी करता है और दूसरा ये एक्टिविटी भी करता है, मतलब दो वाक्य हैं, और दो वाक्यों को जोड़ने वाला काम कौन करता है, समुच्चय बोधक करता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, समुच्चय बोधक। हम एक बार पढ़ लेंगे ना, ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी। टी पेपर 2 क्लियर किया सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे गुड यार, बहुत बढ़िया स्कोर किए आप लोग, बहुत बढ़िया स्कोर किए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैशु जी और पूजा जी दोनों, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बहुत। आरती जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो अगर कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज माफ कर दीजिए, है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि तुम पढ़ोगे तो ही सफल होगे, यदि तुम पढ़ोगे तो ही सफल होगे। हाँ, जहां पे ये तो शब्द दिख जाए, तो मैंने जब वाक्य पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, संकेतवाचक। संकेत दे रहा है ना, संकेत दे रहा है आपको, इंटीमेशन दे रहा है, बोलते ना तुमको इंटीमेशन दे रहा हूं मैं,
इंटीमेशन दे रहा हूं तुमको, क्या बोल रहा हूं मैं कि अब ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं दोगे, तुम पैसा चुकाओगे तभी तुम्हारा लोन क्लियर करूंगा, नहीं तो अगली बार फिर कॉलर पकड़ने आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं है, इसलिए क्या है कि यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तो होना चाहिए संकेतवाचक। लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, योजक और अव्यय। अव्यय तो है नहीं है, अव्यय तो शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, तो अव्यय तो हट गया। दूसरा बचा योजक, योजक भी नहीं है। योजक एक चिन्ह होता है, जब मैंने विराम चिन्ह पढ़ाए थे तो योजक क्या है, चिन्ह है। आपने देखा होगा दो शब्द जब समान शब्द लिखे जाते हैं, जैसे रात रात, दिन दिन, दिन भर, ऐसा लिखा जाता है ना। कोई चीज शब्द जब लगातार दो बार लिखा जाता है तो उसके बीच में एक छोटी सी लाइन डाल दी जाती है, जिसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, है ना। तो जो योजक चिन्ह जोड़ देते हैं तो ये भी नहीं होगा। अब बात करेंगे संबंध की, तो यहाँ संबंध की तो बात हो ही नहीं रही है ना, संबंध तो है ही नहीं। तो देखो, अगर आपको नहीं भी आता है वाक्य तो भी आपको यहाँ ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा टिक करने वाला हूं, है ना, कौन सा, समुच्चय बोधक। क्यों, क्योंकि एक तो ये वाक्य हो गया और दूसरा कह रहा है ये वाक्य हो गया कि यदि तुम पढ़ोगे तभी सफल होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। बात क्लियर है ना। ठीक है, कुठे ये वो ओ सर सीटेट क्लियर, अब डायरेक्ट टेट का फॉर्म भर सकती हूँ क्या मैं। सीटेट क्लियर है, आप डिपेंड करता है आप कौन से मतलब जैसे आप अगर मराठी हैं और आप 90 प्लस ला रहे हैं तो आप भर सकते हो, क्योंकि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं सेंट्रल एग्जाम के लिए, जैसे अलग अलग कास्ट के लिए अलग होती है। जैसे मैं बात करूं जनरल की बात करूं, है ना, जनरल की बात करूं, ओबीसी या एसटी एससी की बात करूं, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी का मुझे पता है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जहां मैं करता हूँ यहाँ से, तो मुझे पता है कि जो वो लोग लेते हैं उसमें अलग, अगर आप सेंट्रल लेवल पे क्वालिफाई करते हो तो वहां पे ओबीसी के लिए अलग क्वालिफाई है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि सेंट्रल के बाद कब हम स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप सेंट्रल में 90 प्लस मार्क्स लाओ। कितने प्लस, 90 प्लस मार्क्स जिसके हैं वो सभी एग्जाम, वो सभी अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर। जिसके भी 90 मार्क्स से ज्यादा हैं सीटेट में, वो अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं, सेंट्रल के लिए भी और अदर स्टेट के लिए भी। सही है ना, राइट। आगे तो हो गया क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, वह इतना थका कि सो गया। अब बताओ, फिर से की बात आ गई, फिर से की बात आ गई, और जहां के दिखे तो सीधा लगा दो समुच्चय बोधक। बोला तो यहाँ पे वाक्य को जोड़ रहा है, एक तो ये वाक्य है और दूसरा ये वाक्य है। वह इतना थका था कि सो गया, वह इतना थका था कि सो गया। मेरा मतलब टेट नहीं, डायरेक्ट टेट, डायरेक्ट टेट, हाँ हाँ बिल्कुल डायरेक्ट टेट की ही बात कर रहा हूँ, निकास डाल सकते हो। अब लेकिन जो सीटेट होता है ना, इसमें भी देखो कुछ चीजें क्या है ना, जो सीटेट होता है वो सिर्फ आपका अपर प्राइमरी लेवल तक होता है। हाँ बिल्कुल, आप कंसल्ट करिए इन चीज टू राइट 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 सुपर, है ना। तो ये क्या होगा, समुच्चय बोधक। इसमें कौन सा होगा, समुच्चय बोधक की बात की गई है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हो तो एग्जाम में सीधा सीधा बात यही है कि आप पहले तो 90 प्लस लाओ, तो आप सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो आपके स्टेट का हो चाहे किसी का हो। अगर आप महाटेट भी नहीं निकालते हो और आपका सीटेट भी प्राइमरी और मिडिल दोनों पे निकला हुआ है, तो भी आप एलिजिबल कहलाओगे। क्यों नहीं कहलाओगे, एलिजिबिलिटी ही कहती है आप सीटेट क्वालिफाई करो चाहे महाटेट क्वालिफाई करो। आप सोचिए, आप एक इस छोटे से घर में क्वालिफाई करते हो और कहीं आप पूरे देश में लड़के क्वालिफाई कर रहे हो, तो जो पूरे देश के बीच लड़ रहे हो तो वो ज़्यादा महत्व रखेगा ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए बात को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ सर, अगर टीटी में कम मार्क्स हो तो क्या पवित्र पोर्टल के फॉर्म भर सकते हैं। एक्चुअली इसके बारे में आइडिया नहीं है, पवित्र पोर्टल के बारे में मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मुझे इतना आइडिया नहीं है महाराष्ट्र का। सर क्लास कितने बजे होता है, टाइम मालूम नहीं है। हमेशा 4 बजे ही रहता है क्लास, जब भी रहेगा 4 बजे ही रहेगा, है ना। अभी जब चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। दोनों अपडेट आप यूट्यूब पे देंगे तो अदर टीचर्स भी आपको दे देंगे, है ना। होना विशु नाइस टीचिंग सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब बात करेंगे अत्यंत सुंदर की। अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है, देखो बहुत अच्छी, बहुत छोटी सी चीज है, अगर आपने ये पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात। अब तो मैं बोल भी सकता हूँ यार, आप लोग देखो क्वालिफाइड हो, आप सीटेट क्वालिफाइड हो, आप कुछ लोग हैं सीटेट क्वालिफाइड हो तो महाटेट तो निकाल ही लोगे। जब आप इतने बड़े क्वालिफाइड हो तो फिर तो आने चाहिए क्वेश्चन, है कि नहीं। तो आप फट से आंसर दे दीजिए, अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है, अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है, बताओ क्या है अत्यंत, अत्यंत क्या है, अत्यंत क्या है, विशेषण है। क्यों, सुंदर होना, सुंदर क्रिया है, सुंदर क्या संज्ञा है क्या, बताओ पहले।
सुंदर क्रिया है क्या? अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है पहले ये बताओ। यहां पे एक बात कर रहा हूं, देखो जो सुंदर है पहले तो सुंदर ही विशेषण है पागल, समझो आप लोग बात को। सुंदर क्या है? विशेषण है। जैसे मैं आप लिखूं, नेम क्या है किसी का, ले लूं क्या? ठीक है, मान लिया मैंने कुछ लिया, मैंने पूजा ले लिया, तो अगर मैं पूजा के आगे सुंदर जोड़ दूं तो सही कहलाएगा। क्यों? सुंदर है पूजा या पूजा सुंदर है, जो भी लिखूं तो बात कर रहा है विशेषता बताने से ना, बात कर रहा है विशेषता बताने से, तो पूजा की विशेषता सुंदर बता रहा है, मतलब सुंदर क्या है? विशेषण है। अगर सुंदर विशेषण है तो अत्यंत कहां से विशेषण हो जाएगा? मतलब वन ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण, तो भाई क्रिया है ही नहीं तो क्रिया विशेषण कहां से होगा? वाक्य में क्रिया है ही नहीं है तो क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, टू भी नहीं होगा। आगे देखें परिमाणवाचक अव्यय, बात हो रही है परिमाणवाचक की, यही करेक्ट है क्योंकि निपात तो नहीं है। निपात का मतलब भी मैंने अभी आपको बताया था, निपात कहां होता है? जहां पे फोर्सफुली चीजें बात की जाए, फोर्सफुली किसी बात को बोला जाए, वहां पे निपात होता है ना। हाँ बोलो, पर विशेषण क्या? नहीं नहीं नहीं, परिमाण, हाँ बिल्कुल परिमाणवाचक अव्यय होगा। क्या होता है? जब विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताने के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि वहां पे अत्यंत की बात की गई, मतलब बहुत ज्यादा, अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा से बात की गई है ना। अत्यंत का मतलब किससे बात की गई है? बहुत ज्यादा से बात की गई है, ठीक है। अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा से बात की जा रही है। समझ में आ गई बात? तो क्या बोल रहा हूं मैं, अत्यंत सुंदर है मतलब क्या है? परिमाणवाचक अव्यय होगा। बात क्लियर है? अगला देखेंगे, तुम कहां जा रहे हो, सीधा दिख रहा है, कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, सीधा लगा दो, कुछ नहीं सोचना है, प्रश्नवाचक ही होगा और कुछ पढ़ा भी नहीं है। हाँ सर हिंदी में ही कम मार्क्स है, अरे हो जाएंगे यार, जहां कम है वहां मैं करा दूंगा, हिंदी में तो छोड़ो ही मत, हिंदी का तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको बस इतना कमेंट में बताना है कि आपको समझ आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं या नहीं। देखिए अभी आप लोग अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये समझ में आ रही है तो सिलेबस तो आप ये समझ लो कि बिल्कुल घोट के पी जाओगे आप, इतना बेहतरीन है, ठीक है। जो लड़का खेल रहा है, मैं जो क्या है, अब वही बात है, जो लड़का खेल रहा है वो कौन है? कौन है? जो कौन है? जो कौन है? जो लड़का खेल रहा है उसमें जो कौन है? सर डेली लेक्चर टाइम 4 बजे ही रहता है, लेकिन अभी डेली क्लास मेरी नहीं है, अभी नहीं है, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। नेक्स्ट वीक से आपकी डेली क्लास भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट से आपकी डेली क्लास रहेगी, लेकिन हमेशा जब भी रहेगी, अभी तो जब तक मैं अपडेट नहीं देता हूं तब तक 4 बजे ही रहेगी, ये बता देता हूं, 4 बजे ही रहेगी तब तक, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो शब्द की बात कर रही है, जो और सो, हमने बताया था, कहीं पे पढ़ा था, जो सो लिखा हो, जो सो लिखा हो, तो ये क्या होता है? संबंध होता है। क्या बताते हैं? संबंध, मतलब उस लड़के का संबंध बता रहा है, जो लड़का वहां खेल रहा है वो मेरा भाई है, मतलब मेरा संबंध है उससे, सीधी बात है, यही बोल रहा है ना, जो लड़का वहां है उससे मेरा संबंध है, मतलब वो मेरा भाई है, जो लड़का वहां खेल रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ आगे बोलूंगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में। मैं बोल रहा हूँ कि जो लड़का वहां पढ़ रहा है, या मैं बात करूं जो बच्चे देख रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट है, तो मतलब कहीं ना, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब पढ़ रहे हैं मतलब मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? कुछ ना कुछ मुझसे रिलेशन होगा, तब तो मैं उनको अपना बोल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे वही संबंध बताने के लिए, संबंध ही तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो यही आंसर होगा, करेक्ट। अगला देखेंगे, कोई आया है, यहाँ पे जो शब्द कोई है ये क्या है? कोई, मैंने आपको बताया था कोई क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम भी बोल सकते हो आप। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि क्लियर नहीं है कि कौन है। कोई का मतलब क्या है? जहां पे आपको साफ साफ नहीं बताया गया कि कौन है, तो वहां पे क्या होगा? कोई शब्द होगा। कौन सा होगा? कोई शब्द होगा। जहां पे बिल्कुल क्लियर नहीं है, जहां पे जैसे कोई शब्द है, कोई के साथ अगर कुछ भी लिखा हो, कुछ का मतलब भी क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। ये भी कैसा होता है? अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक कौन होता है? प्रश्नवाचक होता है क्या, कौन, कहां, कैसे, सब ये क्वेश्चनवाचक जो प्रश्न बोलते हैं। निश्चयवाचक कौन होता है? यह, वह, वे। जब क्लियर हो जाए कि यह इंसान, वह इंसान, वो दोस्त, वो दोस्त, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है। ओके, तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आया ना? एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम आपसे विदाई लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आगे है, हर व्यक्ति में हर क्या है? हर व्यक्ति में हर क्या है? बताओ। हर व्यक्ति, अब यहां पे जो हर है वो विशेषता किसकी बता रहा है? व्यक्ति की बता रहा है। तो
इंसानों की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? इंसानों की जगह विशेषता बताने वालों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, सीधा सीधा, है ना, विशेषण कहते हैं। ठीक है, आग LPGH पोन H5 लाज। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो सर आप, बहुत अच्छे, सॉरी। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ आ जाए बस इतना ही चाह रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का मतलब ही देखिए सीधा सीधा है कि अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होनी चाहिए मुझसे, है ना। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ मतलब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक मैं आपको खुद नहीं बोलता हूँ तब तक क्लास हमारी इवनिंग में 4 o'clock ही रहेगी। जब भी रहेगी 4 o'clock ही रहेगी। आप 4 o'clock लेक्चर देख सकते हैं कभी भी जब आपको मिलेगा। नोट्स भी मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल आपको मिलेंगे सर, नोट्स आपको जरूर मिलेंगे, है ना, जो भी रहेगा आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे इसी उत्साह और इसी एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, हंसते हुए चेहरे के साथ। ओके, थैंक यू। बिल्कुल मिलेंगे, सबको सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बस याद रखना है क्लास जब ज्वाइन करते हैं ना तो आपको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस का मतलब ही होता है, क्या होता है, हम एक दूसरे को कम्युनिकेशन करना। जितना कम्युनिकेशन करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगा, इसलिए पहले परफेक्शन पे ध्यान दो। नोट्स तो यही तो नोट्स हैं आपके लिए, बताइए, नोट्स ही तो है ना। क्या है, आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी जी रहे हैं भाई। आप 4 दिन, आपको अगर PDF नहीं मिलेगा तो क्या आप 4 दिन वेस्ट करोगे अपने? मैं नहीं मानता आपको वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए उन 4 दिनों में? भाई वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। दिन भर जब हम रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं तो क्या हम फोटो स्लाइड करके पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं ना भाई। अगर एग्जाम निकालना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इतना मोटिवेशन ठीक था आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके। थोड़ा सर मराठी मेरा कमजोर है। हाँ, फिक्स 4 बजे जब भी क्लास रहेगी फिक्स 4 बजे ही रहेगी, टेंशन मत लीजिए। ओके। मराठी आती नहीं है सर मुझे मैं सीख रहा हूं एक्चुअली, धीरे धीरे सीखूंगा। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।